नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हरियाणा में सियासी तापमान चरम पर है। चुनाव नजदीक हैं और सभी प्रमुख पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है, जहां एक और बीजेपी रिकवरी मोड में दिख रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने पक्ष में दिख रही है। अब देखना ही, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की आंतरिक कलेश उनके चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और क्या बीजेपी साइलेंट वोटर के सहारे अपने नंबरों को बढ़ाएगी। जाट और दलित वोट बैंक का बंटवारा किस हद तक चुनावों को प्रभावित करेगा। वहीं पंजाब में किसानों का जो आंदोलन है चर्चा में रहा है हमेशा, उसमें एमएसपी की कानून गारंटी और कर्ज माफी की मांग भी की जा रही है हमेशा की तरह। इन मुद्दों के बीच क्या हरियाणा की राजनीति में कोई नया मोड़ होगा। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है बलवंत तक्षक जी, सीनियर जर्नलिस्ट है हरियाणा से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सर, क्या कांग्रेस की आंतरिक कलह खासकर हुड्डा और शैलजा के बीच चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को कमजोर कर रही है, क्योंकि उनकी अभी तक बातचीत आपस में शुरू नहीं हुई। स्टेज पर बेशक राहुल गांधी ने दोनों के हाथ पकड़कर, हाथ ऊपर कर कर उनकी नाराजगी खत्म करने का दिखाया है, लेकिन उनके अंदर बातचीत अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए मैम, मैं तो आपको ये कहूंगा कि दोनों ही चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं। 10 साल जी। तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनके नेतृत्व में एक तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हुड्डा साहब हैं। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री रही हैं, पार्टी की अध्यक्ष रही हैं, उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री होते थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते थे। ऐसी सूरत में उनकी भी दावेदारी बनती है मुख्यमंत्री पद पर। अनुसूचित जाति की बड़ी नेता हैं, हरियाणा पार्टी में कांग्रेस में उनका अच्छा सम्मान है, लेकिन हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि दोनों ही अगर चीफ मिनिस्टर के दावेदार होंगे तो अपनी अपनी तरीके से वो राजनीति करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सूरत में कुमारी शैलजा का मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होना गलत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में मैं ला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित मतदाताओं को कांग्रेस से दूर हटाने के मकसद से कहा कि दलितों का कांग्रेस में सम्मान नहीं होता। लेकिन आज आपके लिए शायद ये एक बड़ी खबर होगी कि दोपहर तक जो अशोक तंवर साहब, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में उतरे थे, भाजपा के टिकट पर कुमारी शैलजा जीती। आज दोपहर को वो सफीदों कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के उम्मीदवार राम कुमार गौतम के लिए वोट मांग रहे थे और उन्होंने कहा देखना बटन दबाते वक्त कोई गलती ना हो जाए, गौतम साहब को विधानसभा में भेजना है। और आज शाम को महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का जो एक गेम था कि किसी भी तरीके से दलितों के मन में एक इस तरह की बात बैठा दी जाए कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं है, तो अशोक तंवर जो पहले सांसद रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक तरह से भाजपा को कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है कि अगर दलितों का सम्मान कांग्रेस में नहीं है तो अशोक तंवर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आए थे, टिकट मिली, हार गए और आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भीतर घात की कोई बात नहीं है। बल्कि आज मैं आपको कहूं कि कुमारी शैलजा को सोनिया गांधी जी ने आज कोई आधे घंटे तक बातचीत की है उनसे दिल्ली में, और हो सकता है उनसे भी एक तरह की मंजूरी ली गई हो कि अशोक तंवर कांग्रेस में आना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। और मैं समझता हूं कि कुमारी शैलजा की सहमति भी उसमें रही होगी, हुड्डा साहब की भी सहमति रही होगी। और आज एक दलित समाज का जो बड़ा चेहरा है, जो कांग्रेस छोड़ने के बाद इनेलो को उन्होंने विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, लेकिन आज उनकी फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि तंवर साहब को भी मालूम है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ऐसी सूरत में डूबती नाव में बैठने से अच्छा है कि वापस उस पार्टी में आया जाए जो सत्ता में आ रही है, और वो आ गए आज। सर, जाट और दलित वोट बैंक का बंटवारा किस हद तक इन चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है, आप अपने नजरिए से बताएं।
मैं रोमा आपसे कहूंगा कि कांग्रेस की जो ताकत है वो जाट प्लस दलित मतदाता है। और पिछले भाजपा की जी। सरकार में जाटों के मन में तो ये नाराजगी थी कि हमें आरक्षण की मांग की गई, आरक्षण की मांग को लेके यूथ समाज ने आंदोलन किया, पुलिस की गोली से 40 लड़के मारे गए, तो उनको लगता था कि भाजपा के राज में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी सूरत में पूरा जाट समुदाय एक तरह से लामबंद होके हुड्डा साहब के पीछे खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ दलित चीफ मिनिस्टर बनता दिखता हो, तो हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित हैं और दलितों की तादाद जाटों से कम है, लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए तो किसी पार्टी के लिए सत्ता में आना मुश्किल है, अगर इन दोनों का भी गठजोड़ है तो। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है वो भी कांग्रेस के साथ है, सिख समुदाय है जो किसानों के साथ ज्यादती हुई उसको लेके कांग्रेस के साथ है, जो पहलवान है वो कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसी सूरत में जो भाजपा की एक कोशिश है ये बताने की कि दलित छिटक रहे हैं कांग्रेस से, उनका सम्मान नहीं हो रहा। मैं सोचता हूँ कि वो एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से अगर दलित समुदाय का साथ कांग्रेस से छूटता है तो भाजपा लाभ में रहेगी। लेकिन सीधी लड़ाई है, कुछ घंटे बचे हैं मतदान में और ऐसी सूरत में कांग्रेस में दलित और जाट का जो गठबंधन है वो बहुत भारी पड़ेगा भाजपा पर। सर, बीजेपी के लिए साइलेंट वोटर कितना महत्वपूर्ण है और क्या इस वोटर के सहारे बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है? जो मैं साइलेंट आपसे वोटर है। कहूँ, देखिए हरियाणा में जो जाट मतदाता है वो सीधे-सीधे बोलता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। साइलेंट वोटर जो होता है वो ये देखता है चुनाव तक कि किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना होती है। यानी कि जो आखिरी टाइम में डिसाइड करने वाले होते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, हम उसको साइलेंट वोटर मानते हैं। और अगर मान लीजिए सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो जो साइलेंट वोटर है वो भी आखिरी समय में कांग्रेस की तरफ मतदान करेगा ये सोच के कि मुझे अपना वोट खराब नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन देखने के बाद अगर हर वर्ग पहलवान, किसान और जवान हर वर्ग अगर निराश है, तो फिर साइलेंट वोटर क्या करेगा? साइलेंट वोटर तो ये देखता है कि सरकार किसकी बन रही है ताकि मेरा वोट खराब ना हो। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनती दिखती है तो जो डिसाइड नहीं कर पाते आखिर तक हमें इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, वो भी जिस पार्टी की सरकार बनेगी अंत में उसी के साथ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं एक रोमा आपको और बताऊं कि हर बार जी। चुनाव के समय साध्वी यौन शोषण मामले में, छत्रपति पत्रकार की हत्या के मामले में, डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रहे रणजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत सिंह राम रहीम को सजा हुई थी। हमने ये तो सुना है कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि हरियाणा में एक नई कहावत शुरू हुई है कि हारते को बलात्कारी का सहारा। यानी कि राम रहीम को चुनाव से पहले जेल से बाहर इसलिए निकाला गया है कि उनके जो अनुयायी हैं उनको वो कोई संदेश दे सकें। और भाजपा चाहती है कि वो अनुयायियों को संदेश जो है वो यही हो कि भाजपा को वोट दें। और कोशिश देखिए आखिर तक कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है और ये आखिरी प्रयत्न है बाबा को जेल से रिहा करना, उत्तर प्रदेश के पबनावा आश्रम में उनका रहना। हो सकता है वहां से चोरी छुपे वो अपने अनुयायियों को कोई संदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है। लेकिन रोमा, लोगों का जो मन है वो तो 10 साल की जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पे पैदा होती है और वो पहले ही मन बना चुका होता है कि हमें किससे हराना है, जिताने की बात नहीं सोचता हो। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में थी, लोगों के निशाने पर भाजपा है और इसी सूरत में बाबा राम रहीम को जेल से बाहर किया गया कि चुनाव में कुछ मदद हो जाए। अब 8 तारीख को आपको और हमें पता लग जाएगा कि लोग किसके साथ। बीजेपी को अनुयायियों का सहारा, ये तो वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा अनुयायियों ने कितना उनको सहारा दिया बीजेपी सरकार को। सर, एक सवाल और है, क्या किसान आंदोलन का हरियाणा की चुनावी राजनीति पर असर हो सकता है? जो कितना लंबा चला किसान आंदोलन, मेन मुद्दा वही है किसानों का, क्या इसका असर देखिए दिखेगा बीजेपी पर रोमा, चुनावों पर? नुकसान की बात नहीं है, भविष्य की चिंता है। देखिए जो किसान अपनी मांगों को लेके दिल्ली जाना चाहते थे, खट्टर सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर बड़े-बड़े बैरिकेड लगा दिए, सड़कों पे कील ठोक दी गई, पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई। 750 के आसपास किसान जो है उस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जो हरियाणा और पंजाब का किसान है उन्हीं को एमएसपी मिलती है
और यही लोग हैं जो देश का पेट भरते हैं पैदावार से। केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा जो अनाज दिया जाता है वो हरियाणा पंजाब की तरफ से दिया जाता है। और ऐसी सूरत में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को परेशान करेगी तो आप ये मान के चलिए कि भाजपा के खाते में वोट नहीं जाएंगे। चिंता इस बात की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बनती है, कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो हुड्डा साहब पहले ही कह चुके हैं हम बॉर्डर खोल देंगे। और बॉर्डर का खोलना केंद्र की भाजपा सरकार के लिए भी परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान बॉर्डर खुलते ही अपने ट्रैक्टरों में सवार होके दिल्ली में घुस जाएंगे। और दिल्ली में घुसना भाजपा की केंद्र सरकार के लिए परेशानी पैदा करने का सबब बनेगा। वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। तो भाजपा की कोशिश है किसी भी तरह तीसरी बार सत्ता बने ताकि बॉर्डर बंद रहे, किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें। लेकिन हुड्डा साहब की जो घोषणा है कि हम सत्ता में आए तो बॉर्डर खोलेंगे, किसान का वोट मुझे लगता है कि मैक्सिमम वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगा। सर, इसी से संबंधित मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, क्या हरियाणा की जनता राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दों पर वोट देगी, जैसे बेरोजगारी? किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है 5 तारीख को? मैं लोकसभा चुनाव में मुद्दे रोमा अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 की स्थिति में। आज अग्निवीर योजना लगा के भारतीय जनता पार्टी ने जो फौज में जाने वाले युवा थे उनके साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है। अपराध के मामले में हरियाणा का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। फिरौतियां मांगी जा रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, व्यवसायियों के घरों पर जो है चिट्ठियां फेंकी जा रही हैं कि इतने पैसे का बंदोबस्त नहीं किया तो आप अपनी जान को सलामत मत समझिए। व्यापारियों का एक शिष्टमंडल पिछले दिनों नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनको आग्रह किया था कि आप अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाइए, हमें बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मुख्यमंत्री ने सख्ती से आदेश भी दिए। तो हुड्डा साहब अब ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 2 चीज सबसे पहले करेंगे। एक तो ये है कि 1 लाख सरकारी पक्की नौकरियां पहले ही साल में बेरोजगारों को देंगे। और दूसरा, हम पहले 2005 में सत्ता में आए थे तो अपराध का ग्राफ तब हरियाणा में बहुत ऊंचा था और हमने अपराधियों से कहा था या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। तो हरियाणा में शांति की स्थिति थी और वो कह रहे हैं अब हम फिर सत्ता में आएंगे तो हमारा यही वादा है कि 1 लाख लोगों को नौकरी और अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं होगी। तो भाजपा का राज जो देख रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है और हुड्डा साहब वादा कर रहे हैं। तो 10 साल का शासन देखने के बाद मैं समझता हूं जो शांति से अपना व्यापार करना चाहते हैं वो हुड्डा साहब की बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2005 और 2009 में ये करके दिखाया है। तो व्यवसायियों का भी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्रों में आधार है, लेकिन शहरी क्षेत्र का व्यवसायी भी अगर डरा हुआ है, अपराधियों से थोड़ा चिंतित है, अपराध की बढ़ती घटनाओं से, तो हुड्डा साहब की बात पर यकीन करेंगे। और कांग्रेस का परिणाम मुझे लगता है आज के दिन भारी है और 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो हम सबको पता लग जाएगा कि मतदाता ने सबकी सुनने के बाद अपने मन से क्या फैसला किया है। जी बिल्कुल सर, हरियाणा के चुनावी मुद्दों पर काफी चर्चा हो गई आपसे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।